India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व या AGR बकाया के भुगतान के संबंध में न्यायालय के 2019 के फैसले के खिलाफ दूरसंचार कंपनियों वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज सहित द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका खारिज की है। बताते हैं आपको कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की पीठ ने ये निर्णय देते हुए कहा है कि रूपा अशोक हरा बनाम अशोक हरा में आपको बता दें कि न्यायालय के फैसले के संदर्भ में क्यूरेटिव क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का कोई आधार नहीं बनता है। दूरसंचार कंपनी को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2019 में केंद्र की याचिका स्वीकार की, जिसमें उसने लगभग 92,000 करोड़ रुपए का AGR वसूलने की मांग की गई है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार AGR की परिभाषा बरकरार रखी। दूरसंचार कंपनियों ने इस निर्णय के खिलाफ पुनः विचार याचिका दायर की, लेकिन जनवरी 2020 में उन्हें खारिज कर दिया गया। 1 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, जिसमें दूरसंचार कंपनियों को 10 साल की अवधि में अपने AGR बकाया का भुगतान की आवश्यकता थी। ये स्पष्ट किया गया कि AGR बकाया की कोई पुनः मूल्यांकन नहीं होगा। किसी भी चूक के लिए ब्याज जुर्माना और अदालत की अवमानना के आरोप लगाए जाएंगे। 1 साल बाद न्यायालय ने AGR बकाया मांग में सुधार की मांग करने वाली याचिका खारिज की है, जिसमें दूरसंचार कंपनियों ने दावा किया है कि गणना में कई त्रुटियां थी और इस साल जुलाई में क्यूरेटिव याचिकाओं की तत्काल लिस्टिंग की मांग की गई है, जबकि CJI चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया है कि लिस्टिंग पर फैसला जल्द ही लिया जाएगा। वोडाफोन की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा है कि कंपनी अपने बकाये का भुगतान करने के लिए ऋण निधि जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन संभावित ऋणदाताओं को कंपनी की सटीक देनदारी पर स्पष्टता की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा कि क्या राजस्व खुफिया निदेशालय को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या कस्टम एक्ट के तहत शक्तियां प्रदान की जा सकती है। कोर्ट ने कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम कस्टम आयुक्त मामले में 2021 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कस्टम विभाग द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा गया कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों के पास कस्टम एक्ट 1962 के तहत शक्तियां नहीं हैं। कैनन इंडिया मामले में तत्कालीन CJI SA बोबड़े, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V रामसुब्रमण्यम की 3 जजों की बेंच ने माना था कि कस्टम एक्ट 1962 की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा कार्यभार सौंपे जाने के अभाव में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किसी अधिकारी को अधिनियम के तहत कार्यों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही न्यायालय ने माना था कि एक्ट की धारा 28 के तहत कारण बताओ नोटिस केवल उचित अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है, अर्थात वह अधिकारी जिसने पहले स्थान पर मूल्यांकन किया, न कि समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य अधिकारी द्वारा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पुनर्विचार याचिका में दलीलें विस्तार से सुनी हैं और प्रतिवादियों ने तर्क दिया है कि पुनर्विचार याचिका के लिए कोई मामला नहीं बनता है। अलग दृष्टिकोण स्पष्ट त्रुटि नहीं है जो कि पुनर्विचार याचिका और पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उचित ठहराए। कैनन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में कई हाईकोर्ट और न्यायाधिकरणों ने अधिनियम की धारा 28 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के आधार पर DRI अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को अमान्य करार दिया है। नतीजतन कैनन इंडिया के आधार पर पारित आदेश के खिलाफ कई अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NDPS एक्ट के तहत मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल राज्य ने कहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य से कहा गया है कि वह आरोपी को की दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने पर विचार करे। जस्टिस BR गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने निर्देश दिया है कि NDPS एक्ट मामले में अग्रिम जमानत दिया जाना बहुत ही गंभीर मुद्दा है।
इसीलिए हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या वह आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन का प्रस्ताव रखता है। अधिवक्ता अभिजीत सेन गुप्ता ने जमानत पाने वाले सह आरोपियों के साथ समानता के आधार पर आरोपियों के लिए जमानत मांगी है। उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि जिन 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी गई, उनके अलावा एक अन्य आरोपी को कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई। उन्होंने न्यायालय को यह भी बताया कि आरोपी व्यक्ति लगभग 11 महीने से हिरासत में है। जब यह बताया गया कि एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत दी गई तो जस्टिस गवाई ने टिप्पणी की, एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत वे अन्य व्यक्ति कौन हैं जिन्हें अग्रिम जमानत दी गई है। एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने की बात अनसुनी है और इस मामले में स्कूटी में आरोपी व्यक्ति के कब्जे से कथित रूप से मादक पदार्थ पाए गए। उसने अपने बयान में अन्य सह आरोपियों का नाम लिया है जिन्हें अग्रिम जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर निर्णय लेते समय अपीलीय न्यायालयों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला पलटना अनुचित होगा। न्यायालय ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज कराया जाना चाहिए। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा है कि राजेंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य ने इस न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने बताया है कि बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील में हाईकोर्ट के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अभियुक्त के दोष के विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होने के लिए ट्रायल कोर्ट के कारणों को खारिज करने के लिए रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से ठोस और वजनदार आधारों को इंगित करे और ये भी देखा गया है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हाईकोर्ट के लिए गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में विपरीत दृष्टिकोण अपनाना कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं होगा। ये बिल्कुल जरूरी है कि हाईकोर्ट ये स्पष्ट रूप से पाए कि ट्रायल कोर्ट के लिए उनकी गवाही खारिज करना लगभग असंभव है और इसे आपराधिक न्याय के न्यायशास्त्रीय पहलू के सार के रूप में पहचाना गया है। ट्रायल कोर्ट ने हत्या के अपराध और आईपीसी के तहत दंडनीय अन्य अपराधों के आरोपी को बरी करते हुए सुविचारित फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहे और आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें आरोपी से बरी कर दिया। हालांकि राज्य की अपील पर हाईकोर्ट ने दोषी सिद्ध के लिए बरी करने का फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से अधिक थे, लेकिन इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा कोई भी कारण दर्ज नहीं किया गया। हाईकोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा है कि हाईकोर्ट ने बिना किसी कारण दर्ज किए गए उपरोक्त गुप्त अवलोकन के आधार पर ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलटने में गलती की। फिर अपील को अनुमति दी गई और दोष सिद्धि रद्द कर दी गई। मेरा लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को जी न्यूज उर्दू के ब्यूरो प्रमुख तालिब हुसैन की निवारक हिरासत रद्द की है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यांत्रिक हिरासत आदेश पारित करने में अधिकारियों द्वारा दिखाई गई लापरवाही भारत के संविधान का मखौल उड़ाती है। निवारक निरोध शक्तियों के दुरुपयोग की आलोचना करते हुए तथा अनुच्छेद 21 और 22 के तहत व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने में संवैधानिकता की अवहेलना पर अफसोस जताया और पुलिस डोजियर के आधार पर पुंछ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निरोध आदेश के बाद नाका पुंछ के स्थानीय पत्रकार तालिब को 10 मार्च 2024 को निवारक निरोध के तहत रखा गया था। पुंछ के सीनियर पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किए गए डोजियर में आरोप लगाया गया कि तालिब के गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर खतरा है और वर्ष 2001 में दर्ज कई एफआईआर का हवाला देते हुए दावा किया गया कि तालिब के आपराधिक व्यवहार के कारण उसे जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत निवारक हिरासत में रखा जाना उचित है। उनकी रिट याचिका में उनकी स्वतंत्रता को बहाल करने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि उनकी हिरासत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और उन्होंने तर्क दिया है कि पुलिस डोजियर में उल्लेखित अधिकांश एफआईआर में बरी कर दिया गया और केवल 2 मामले अभी भी लंबित है, लेकिन ये भी उनकी निवारक हिरासत को उचित नहीं ठहराते हैं। बता दें आपको, याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि उनकी हिरासत पुलिस द्वारा उनकी पत्रकारिता गतिविधियों
खासकर कानून प्रवर्तन ज्यादतियों से संबंधित मुद्दों को उजागर करने वाले उनके काम को दबाने का जानबूझकर किया गया प्रयास था। रिहाई के लिए उनकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट दोनों को आपको बता दें कि कार्रवाइयों में गंभीर खामियां पाई हैं और न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि कैसे अधिकारी संवैधानिक सुरक्षा उपायों का सम्मान करने में विफल रहे हैं। निवारक निरोध को उत्पीड़न के मामले में मनमाने उपकरण में बदल दिया। इस प्रकार हाईकोर्ट ने तालिब हुसैन के खिलाफ निरोध आदेश रद्द कर दिया है और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश भी दिया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के सह निर्माता जी एंटरटेनमेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या CBFC द्वारा फिल्म के लिए सेंसर मंजूरी में देरी की जा रही है, क्योंकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को संदेह है कि फिल्म हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धौड़ ने कहा है कि फिल्म को सिख विरोधी फिल्म के रूप में देखा जाता है और जो हरियाणा में सिखों की अच्छी खासी आबादी है। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म के सह निर्माताओं में से एक भाजपा विधायक हैं। धौड़ ने कहा है कि सह निर्माता भाजपा सांसद है और वे नहीं चाहते हैं कि भाजपा सदस्य द्वारा बनाई गई ऐसी फिल्में बने जो कुछ समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। न्यायालय ने पूछा कि जैसा कि आपने कहा है कि फिल्म को सिख विरोधी फिल्म के रूप में देखा जा रहा है और इसे हरियाणा में चुनाव से पहले रिलीज किया गया और फिर सिख कहेंगे कि देखो आपने फिल्म रिलीज कर दी और हम आपको अपना वोट नहीं देंगे, लेकिन इसका हरियाणा पर क्या असर होगा। इसके बाद धौड़ ने कहा कि हरियाणा में भी सिखों की अच्छी खासी आबादी है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव से पहले सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म रिलीज हो। न्यायमूर्ति BP कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। हालांकि खंडपीठ ने विवादास्पद फिल्म की रिलीज पर निर्णय लेने में CBFC द्वारा की गई देरी पर कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायालय ने कहा है कि CBFC को फिल्म को प्रमाणित करते समय कानून और व्यवस्था के निहितार्थों की जांच या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और फिल्म को डॉक्यूमेंट्री के समान तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। ये रचनात्मक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता है और CBFC की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने न्यायालय को बताया कि सेंसर बोर्ड फिल्म के खिलाफ प्राप्त अभ्यावेदन और आपत्तियों की समीक्षा कर रहा है और अपनी याचिका में जी स्टूडियो ने कहा है कि हालांकि उन्हें 29 अगस्त को फिल्म के प्रमाणन के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन CBFC प्रमाण पत्र की भौतिक प्रति प्रदान करने में विफल रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दवा उत्पादों के कारोबार करने वाले व्यवसायों के खिलाफ अमूल के पक्ष में अपने उत्पादों पर अमूल ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। बता दें आपको कि अदालत ने अमूल के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना और हर्जाना लगाया है। जस्टिस मिनी पुष्पकर्णा की सिंगल बेंच ने कहा है कि एक सामान्य ग्राहक के भ्रमित होने की संभावना है कि प्रतिवादियों का अमूल के साथ कुछ संबंध है और इस प्रकार उन्हें अनुचित लाभ मिलता है। अमूल के ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, जिसे अमूल ने वादी नंबर 2 को पूरे देश में अमूल ट्रेडमार्क के रूप में अपने उत्पादों का विपणन करने की अनुमति दी थी। वादी ने कहा और ये दावा किया कि प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी फार्मास्यूटिकल टैबलेट के कारोबार में लगी हुई है और उसने अमूल चेन के तहत एक एंटीसाइकोटिक दवा का इस्तेमाल किया है। इन टैबलेट्स को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचा गया था। जब वादी ने प्रतिवादियों को लीगल नोटिस दिया तो उन्हें ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने के लिए कहा है। बता दें आपको, प्रतिवादियों ने जवाब दिया कि उन्होंने 2013 में ट्रेडमार्क का आविष्कार
किया था। वादी के वकील ने प्रतिवादियों द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत और क्षति के लिए आग्रह किया और कहा कि उनके पास अदालत और वकील की फीस और स्थानीय आयुक्त को भुगतान सहित विभिन्न लागतें हैं। अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों ने अमूल के प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया और वे ट्रेडमार्क अमूल या किसी अन्य चिन्ह का उपयोग करने के हकदार नहीं है जो भ्रामक रूप से अमूल के समान है। और कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादियों के अमूल के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित ट्रेडमार्क का उल्लंघन करके दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम किया है। अदालत ने प्रतिवादियों को स्थानीय आयुक्त द्वारा जब्त किए गए उल्लंघन के सामानों को नष्ट करने का भी निर्देश दिया है और फिर अमूल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उन्हें वापस कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हफीज खान नामक एक व्यक्ति को बरी कर दिया है जिसे मार्च 2019 में एक महिला की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था। क्योंकि न्यायालय ने पाया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, अदालत ने उसके साथ हुए अन्याय के लिए मुआवजे के तौर पर उसे 1 लाख रुपए भी दिए हैं। क्योंकि उसे 7.5 साल यानी कि 7.5 साल से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा। आरोपी को धारा 302, 201 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के विश्लेषण के साथ साथ रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों में पाया कि अभियोजन पक्ष में किसी भी वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा शव जो कि कथित तौर पर अपीलकर्ता की पत्नी का था उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। अदालत ने पाया कि हालांकि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के कथित शव पर कुछ कपड़े और धागा और एक ताबीज मौजूद थे। हालांकि अभियोजन पक्ष उन वस्तुओं के बारे में चुप रहा और शव की पहचान करने के लिए मृतक से उन्हें जोड़ने के लिए किसी भी गवाह से उन वस्तुओं के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि सायरा बानो की हत्या की गई थी और शव सायरा बानो का था। कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ताओं ने सायरा बानो की गर्दन पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या की और उसने शव को केनू खान की कब्र में छुपा दिया था। जबकि इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है और इसीलिए निष्कर्ष गलत है। इसीलिए अदालत ने कहा है कि स्थापित नहीं किया जा सकता कि हथियार पर खून वास्तव में मृतक का था और चाकू को अपराध से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं था, जिससे कि ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष निराधार हो गया। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर भरोसा किया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों के मुकर जाने पर भी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन पर प्रतिबंध अधिनियम 1994 की धारा 30 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान को जिला उपयुक्त प्राधिकरण के सभी 3 सदस्यों द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। सामूहिक रूप से अधिनियम और किसी एक सदस्य द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अवैध है। इसी संदर्भ में आइए इंटेलीकर की वेब रिपोर्ट से समझते हैं कि जन्म पूर्व लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित करने के लिए क्या नियम कानून है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मासी की बेंच ने एक डॉक्टर के खिलाफ दायर शिकायत और एफआईआर को खारिज कर दिया, जिस पर लिंग निर्धारण परीक्षण करने और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP रैकेट में भाग लेने का आरोप। खैर, जैसे कि आपको पता ही होगा, भारत में टेक्निक्स एक्ट 1994 के तहत जन्म पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2003 में प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट द्वारा कानून में संशोधन किया गया था, जिसे आमतौर पर PCPNDT एक्ट कहा जाता है, ताकि गर्भधारण से पहली लिंग सिलेक्शन की टेक्निक को अधिनियम के दायरे में लाया जा सके। आवश्यक रूप से उन प्रार्थनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चिकित्सक स्पर्म सॉर्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां स्पर्म को उसके DNA पे आधार पर सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ऐसी टेक्निक्स का यूज करते हुए
कंसेप्शन से पहले बच्चे के सेक्स को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ शिकायत को खारिज करते हुए ये कहा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ PCP PNDT एक्ट, तलाशी और जब्ती अभियान को अधिनियम के तहत जिले समुचित प्राधिकरण के सभी 3 सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से मंजूर किया जाना चाहिए और किसी एक सदस्य द्वारा लिया गया कोई निर्णय अवैध है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.